नए केसेस आए हैं, जिससे कि देश में रिपोर्ट हुए टोटल केसेस की संख्या अब बढ़कर 33,050 केसेस हो चुकी है। अगर हम देखें जो हमारे पास अभी एक्टिव मेडिकल सुपरविजन के केसेस हैं, तो वह संख्या 23,651 है। पिछले 24 घंटे में 630 पेशेंट वो क्योर भी हो गए, जिससे कि हमारे टोटल क्योर्ड पेशेंट्स की संख्या बढ़कर अब 8,324 हो चुकी है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश में टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 13.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही हम लोगों ने अगर रिपोर्टेड डेथ केसेस की एनालिसिस करें तो पाया कि हमारे देश में केस फेटैलिटी करीब 3.2% नोट की गई है, जिसमें से 65% मेल और 35% फीमेल पेशेंट्स थे। अगर हम मोर्टेलिटी का एज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें तो पाते हैं कि लेस देन 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14% केस फेटैलिटी हैज बीन नोटेड। 45 से 60 ईयर्स एज ग्रुप में 34.8% केस फेटैलिटी हैज बीन नोटेड और 60 ईयर्स के अबव एज ग्रुप में 51.2% केस फेटैलिटी हैज बीन नोटेड। उसमें भी अगर हम देखें कि 60 प्लस एज ग्रुप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो 60 to 75% में 42% केस फेटैलिटी हैज बीन नोटेड और अबव 75 ईयर्स में भी हमारे पास 9.2% केसेस में केस फेटैलिटी नोट की गई है। इसके साथ ही 78% केसेस में जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उनमें कोमॉर्बिडिटीज भी पाई गई हैं। यह हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि कोविड-19 के संबंध में बोथ एल्डरली एज और कोमॉर्बिडिटीज रिस्क फैक्टर्स के रूप में पाए गए हैं। अगर हम देखें तो देश का डबलिंग रेट जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट्स उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज़्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। इसके साथ ही कुछ स्टेट्स में अब 40 डेज का भी डबलिंग रेट नोट किया गया है। वह है असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। यहाँ यह बात मुख्य है कि हमें समझना चाहिए कि ओवरऑल स्टेट का डबलिंग रेट अच्छा होते हुए भी हो सकता है कि उस स्टेट के कुछ जिलों में केसेस का डबलिंग रेट हाई हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग ये ऑब्जर्व करें, ये इंश्योर करें कि हमारा जहां एक ओवरऑल देश का डबलिंग रेट बढ़े, यानी कि कम दिनों में ज़्यादा दिनों में केसेस का डबलिंग हो, उसी हिसाब से हम अपने आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स में कंसंट्रेटेड वे में काम करें ताकि हम ओवरऑल डिजीज को इस देश में कंट्रोल कर सकें। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हमने सब स्टेट से फिर से डिस्कस किया, उनको रिक्वेस्ट किया है कि कोविड-19 के केसेस को मैनेज करते समय हम ये भी इंश्योर करें कि नॉन कोविड रिलेटेड इसेंशियल सर्विसेज सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती रहें। नॉन कोविड इसेंशियल सर्विसेज से संबंध में ऑलरेडी 20 अप्रैल को एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत हमने कहा था कि वह मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हों, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हों, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगू, या साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, डायलिसिस, ऐसी जो भी डिजीजेज हो उनकी सर्विसेज भी रेगुलरली लोगों को प्रोवाइड करती रहनी चाहिए। मिनिस्ट्री ने डायलिसिस के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल भी 7 अप्रैल को जारी किया था। साथ ही 9 अप्रैल को ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड सर्विसेज के लिए भी डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को लिखकर कहा था कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, उनके लोगों को क्योंकि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, तो ये इंश्योर किया जाए कि उनको प्रॉपर और अनइंटरप्टेड वे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज मिलती रहें। राज्य में ये भी कहा गया है
कि प्राइवेट क्षेत्र के कई अस्पताल अपने रेगुलर पेशेंट्स को डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीमोथेरेपी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जैसी क्रिटिकल सर्विसेज को देने में किसी कारणवश भय की वजह से या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी कभी संकोच कर रहे हैं। वह अपने इस डर से अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक्स को भी बंद कर रखे हुए हैं। उन स्थानों पर कई जगह पर यह देखा गया है कि वह सर्विस प्रोवाइड करने से पहले टेस्टिंग के लिए भी इंसिस्ट कर रहे हैं। इस विषय में यह हाईलाइट किया जाता है कि जिन भी क्रिटिकल सर्विसेज की देश में आवश्यकता है, सभी हेल्थ फैसिलिटी विशेषकर प्राइवेट सेक्टर ये फंक्शनल बनी रहे और किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल के अपने आदेश में भी यह स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था कि लॉकडाउन की अवधि में सारी हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें। कोविड-19 टेस्टिंग के संदर्भ में यह हाईलाइट करना बहुत आवश्यक है कि कोई भी हेल्थ फैसिलिटी जो भी किसी को टेस्ट प्रेस्क्राइब करे वह प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए। हमें एडिशनल टेस्टिंग प्रेस्क्राइब कर किसी को सर्विस रिफ्यूज नहीं करनी है। साथ ही हमें यह इंश्योर करना है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और उसके साथ ही इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में सब तरीके से फॉलो की जाएं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 20 अप्रैल को नॉन कोविड हेल्थ फैसिलिटीज में अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट कन्फर्म पता लगे तो उसको कैसे मैनेज करना है, उससे संबंधित भी डिटेल्ड दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनके तहत डिसइंफेक्शन के बाद ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज में सर्विसेज कंटिन्यू की जा सकती हैं। इन गाइडलाइंस को ट्रू लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोलॉन्ग समय के लिए बंद ना रहें। और साथ ही प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाए, जिसके संबंधित डिटेल्ड एडवाइजरी भी ऑलरेडी जारी की जा चुकी है और साथ ही हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी भी फील्ड पर इंश्योर की गई है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर तरीके से सर्विस सुचारू रूप से चलती रहे। हमारी हेल्पलाइन भी जहां पर भी अगर कोई डिनायल ऑफ सर्विस रिलेटेड कोई कंप्लेन या कोई इशू रेज होता है तो वह भी स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से करते हुए इसको सॉल्व करें, इसको सॉर्ट आउट करें और किसी को भी इसेंशियल क्रिटिकल सर्विसेज के लिए इनकार ना किया जाए। धन्यवाद। पहला ऑनलाइन